हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें कह सकते हैं वो एक यूनिक क्लास है। मतलब आज को हम जो आपको जो पढ़ाएंगे वो सीपीयू की इंटरनल फंक्शनिंग पढ़ाएंगे। आपको पिछली क्लास में पिछली वीडियोस में आपको बताया गया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू के बारे में बताया गया था। अगर आपको नई आइडिया है तो हमारे एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीपीयू क्या होता है और सीपीयू का यूज़ क्या है कंप्यूटर में। तो उसके बाद तो आपको ये क्लास आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर देखना होगा तो हम नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज अभी शुरू करते हैं जो फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होता है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है सारी वीडियोस आप जो देख रहे हैं, जो मतलब वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू। देखिए, सीपीयू जो होता है ये आपका सीपीयू है, ये बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है इंटरनली। पहला आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, और तीसरा आपका होता है इसका पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। ये आप अलग अलग क्लासेस देखेंगे यूट्यूब चैनल पे से, इसके बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। सब लोगों ने अलग अलग ढंग से बताया हुआ है, मैंने इसको कह सकते हैं मॉडिफाई किया हुआ है अपने हिसाब से, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर समझाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बहुत तरह समझाते हैं, तो मेरा जो बताने का जो था थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके बताया आपको ये कैसे वर्क करता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस क्या होता है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। फिलहाल समझिएगा, किसी भी इनपुट डिवाइस से जब हम इनपुट करते हैं, इनपुट मतलब निर्देश जब देते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे पहले वो जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट के पास जैसे जाएगा तो कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करेगा कि वो जो निर्देश है उसको कौन हल करेगा, मतलब वो खुद हल करेगा या अपने बाकी पार्ट्स के द्वारा उसको सॉल्व कर मतलब हल किया जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल यूनिट एबल होगा, मीन्स उसके बस की बात होगी सॉल्व करना, तो वो सॉल्व करेगा और तुरंत भेज देगा आउटपुट डिवाइस के पास, यानी जो रिजल्ट होगा वो भेज देगा आउटपुट डिवाइस के पास। अगर कंट्रोल यूनिट के बस की बात नहीं हुई, अगर वो कंट्रोल यूनिट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट पार्ट को भेजेगा, यानी एएलयू के पास या मेमोरी यूनिट के पास। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैंने इसको पूरा नाम लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नाम से क्लियर है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी गणितीय एवं तार्किक इकाई, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के गणितीय एवं तार्किक सवाल हल किए जाएंगे एएलयू में। ठीक है, मेमोरी यूनिट यानी कि कंप्यूटर की स्मृति इकाई कह सकते हैं हम लोग। तो स्मृति इकाई मतलब जहां पर आपके निर्देश, आपका प्रोसेस, आपकी क्रिया और उस क्रिया से संबंधित जितने भी निर्देशों की आवश्यकता होती है, जितने भी प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वो फार्मूला वगैरह कह सकते हैं हम लोग। जैसे कोई सवाल लगा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए फार्मूला हल करना होगा, तो फार्मूला वगैरह या ऐसे कुछ निर्देश जो जरूरी होते हैं उसको पूरा करने के लिए, वो सारी चीज़ें रहती हैं मेमोरी यूनिट के पास। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट जो होता है वो इंफॉर्मेशन दोनों को प्रोवाइड करता है।
कंट्रोल यूनिट को भी प्रोवाइड करता है, आपके सामने दिख रहा है, और जरूरत पड़ने पर ALU को भी प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर कोई ALU को प्रोसेस दिया गया है और उसमें किसी फार्मूला की नीड हुई या ऐसे किसी इंस्ट्रक्शंस की नीड हुई जो मेमोरी यूनिट के पास रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको देगा, ये प्रोसेस करके फिर ये वापस रिजल्ट जो होगा वो देगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट भेजेगा आउटपुट डिवाइस के पास। यानी सारा जो मेन कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल यूनिट के पास ही होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मैं आपको अगर आपको एक एग्जांपल समझाऊं अगर आपको, तो जैसे हम कह सकते हैं, जैसे किसी भी स्टूडेंट से हम अगर पूछें जनरल टेबल, जैसे 2 का, 8 का, 10 का, 12 का, 15 का, 16 का, 18 का, 20 तक के टेबल जनरल स्टूडेंट्स को याद होते हैं। तो जैसे आप पूछेंगे वो स्टूडेंट तुरंत जवाब दे देगा उसका। जैसे किसी से पूछा 2 का 4 बार कितना होगा, 8 का 6 बार कितना होगा, 9 का 5 बार कितना होगा, 12 का 8 बार, ऐसे जो भी टेबल पूछेंगे आप, तो वो आपको वो जवाब तुरंत का तुरंत दे देगा। लेकिन जैसे ही आप 20 से ऊपर जाएंगे, यानी 25 का अगर आपने 6 बार पूछ लिया, या 27 का 9 बार पूछ लिया, या 35 का 8 बार पूछ लिया, तो ऐसे इक्वेशंस में, ऐसे सवालों में जो आपका स्टूडेंट होगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। यानी वो कहेगा कि थोड़ा ब्रिलियंट होगा तो कर देगा, लेकिन अगर नॉन एवरेज स्टूडेंट को देखा जाए तो हल नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, बोलेगा इसको लगाना पड़ेगा, यानी उसको सॉल्व करके तब आपको रिजल्ट देगा। यानी कि जब तक आसान से सवाल थे, इजी सवाल थे, तो आपको उत्तर तुरंत मिल गया। थोड़ा सा कठिन सवाल किया आपने, तब वो वक्त भाई इसको हल करने के बाद उत्तर दिया जाएगा। यानी कि सवाल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अगर आप, तो वहाँ पर इसके बस की बात नहीं होगी। आई मीन कंट्रोल यूनिट के बस की बात नहीं होगी, तब वो कौन सॉल्व करेगा, ALU करेगा। ALU करके फिर वापस देगा इसको, फिर ये भेज देगा आउटपुट के पास। ठीक है, अगर सवाल में जैसे जरूरत पड़े फार्मूला वगैरह, जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, तो भाई सारा इक्वेशन है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला चाहिए ना। भाई मुझे पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वो कैसे कैलकुलेशन होगा, वो कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा मेमोरी यूनिट के पास मिलेगा। यानी मेमोरी यूनिट आपको क्या करेगा, वो इसको देगा, ये सॉल्व करके फिर आप भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल भेज देगा आउटपुट डिवाइस के पास। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल फंक्शनिंग था CPU का, जो CPU करके आपका आउटपुट आप तक पहुंचाता है। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें 2 शब्द का जिक्र आया, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी आया इनपुट और यहाँ भी आया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट और यही आया आउटपुट। अब देखिए लिखा है इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट करने वाला उपकरण, यानी इनपुट करने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम। हमारा अगर चैनल आप देख रहे होंगे तो उस चैनल में फर्स्ट क्लास जो हमने दी थी, मानव और कंप्यूटर में तुलना, वहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रो कराया था इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। उसमें अगर आपको आइडिया लेना हो, थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकली समझना हो, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट करने वाला उपकरण। जब हम इनपुट करने वाले उपकरण से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, यानी बार बार हमारे जहन में इनपुट शब्द आ रहा है। मतलब इनपुट क्या होता है, आखिर क्या है इनपुट, व्हाट इज इनपुट। ठीक है, इनपुट का अर्थ होता है, यहाँ पर इनपुट को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश। इनपुट क्या होता है, एक निर्देश होता है, एक प्रकार का निर्देश होता है इनपुट। ठीक है, अब निर्देश हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, उस निर्देश के आधार पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यानी कि इनपुट करेंगे तो निर्देश यहाँ पे आएगा, ये प्रोसेस करेगा, फिर ये क्या देगा आपको, आउटपुट देगा, यानी कि रिजल्ट देगा। यानी कह सकते हैं इनपुट मतलब इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट मतलब रिजल्ट। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तारित करें अगर, तो हम कह सकते हैं इनपुट मतलब डेटा। अब डेटा और इंफॉर्मेशन, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार कभी भी आप जाएंगे रेलवे के एग्जाम वगैरह में देखेंगे, या एक्सेप्ट जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं लगभग उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन पे बहुत सारी क्लासेस आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें एग्जाम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन क्लियर करेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन होता क्या है, यानी किसे डेटा कहते हैं, किसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए डेटा का मतलब होता है एवरी रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। सभी कच्चा तथ्य जो अर्थविहीन हो, यानी जिसका अर्थ क्लियर ना हो, उसे कहते हैं
डेटा। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका हमें अगर मीनिंग नहीं पता है, उस प्रोसेस का मीनिंग नहीं पता है, अर्थात वो मीनिंग नहीं दिख रहा है उसका, या मीनिंगफुल नहीं समझ में आ रहा है, तो डेटा कहा जाएगा। ठीक है, अब डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो आउटपुट मिलेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन मिलेगा। हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मतलब रिजल्ट, यानी प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एवरी प्रोसेस डेटा, यानी प्रोसेस डेटा करने के बाद जो हमें मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जो हम प्रोसेस करने से पहले यानी अनप्रोसेस्ड डेटा है वो डेटा होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 2 × 6, ये एक प्रकार का निर्देश है। जैसे किसी से कहेंगे 2 × 6, उसके दिमाग में एक बात जाएगी कि आप लग रहा सवाल पूछ रहे हैं उससे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फटाक से उसके दिमाग से उसको सॉल्व करेगा और कहेगा आपको रिजल्ट देगा 12। ठीक, 2 × 6 = 12। जब तक ये था ये एक डेटा था, लेकिन जब ये आ गया तो ये क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गया, यानी एक कंप्लीट हो गई, मीनिंगफुल हो गया ना। देखिए 2 × 6 = 12, इसका मीनिंग आ रहा है आपको, यानी ये मीनिंगफुल हो गया। जब तक ये नहीं था वो क्या था, मीनिंगलेस था। देखिए 2 × 6, अब ये क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 2 × 6 एक तरह से इक्वेशन है और इक्वेशन को कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इक्वेशन को सॉल्व करता तो मीनिंग निकलेगा। जब तक इक्वेशन है तो क्या है, वो डेटा है। तो उसको सॉल्व करता क्या बन जाएगा, वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब ये क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डेटा, क्योंकि 12 इटसेल्फ ए वैल्यू है और वैल्यू डिफाइन नहीं है कि वैल्यू क्या है, यानी ये इसको डिफाइन नहीं किया गया। और जब डिफाइन नहीं तो क्या कहेंगे, इसे डेटा कहेंगे। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बिना ये क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। क्योंकि 12 एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर नहीं है जो कभी दोबारा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और भी और जगह इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। ऐसे क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं डेटा और इंफॉर्मेशन के समझने के दृष्टिकोण से। देखिएगा, ये एक वैल्यू है। ठीक, ये क्या है, क्या देख के लग रहा है आप लोगों को, ये एक डेटा है। डेटा क्यों है, तो इस वैल्यू की कोई डिफिनीशन नहीं है, इस वैल्यू का क्या मतलब है ये डिफाइन नहीं किया गया है, यानी ये वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर एक इसको डेटा कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। मीन्स इस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये क्या है, एक रुपया है, यानी किसी रुपया का मानक लिखा गया है कि ये वैल्यू का मानक रुपया, यानी कि क्या है, 7,658 रुपया लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक, मंडे देख के लग रहा है कि मीनिंगफुल है भाई, मंडे मतलब सोमवार, सबको पता है कि मंडे क्लियर है। लेकिन मंडे की बात जब आएगी तो किसी से आप जब कभी मान लो शेयर करेंगे तो बात होगी ना उससे, भाई मान आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि भाई अरे भाई आयो फिर कब आओगे, मतलब आप बोलोगे मंडे को, तो आप सवाल करेगा किस मंडे को, यानी वहां पर डाउट है, और जहां पर डाउट है वहां पर डेटा है, यानी क्लियर नहीं है ना कि भाई किस मंडे की बात हो रही है, यानी वहां पर प्रोसेस रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट तब होता है जब हम कहेंगे कि हम इसी दिन को आएंगे, वो रिजल्ट हो। लेकिन मंडे कह रहे हैं तो हर महीने में मंडे कम से कम 4 आता है, तो डिफाइन नहीं कि किस मंडे की बात हो रही है, यानी खाली मंडे आया तो क्या होगा, वो डेटा हो जाएगा। ठीक, पच्चीस अगस्त ये क्या है, अच्छा तो तारीख लिख रही है। ठीक, तो तारीख है तो मतलब इंफॉर्मेशन है भाई, 25 तारीख है बात हो रही है। लेकिन 25 अगस्त ये एक तारीख है, वो अधूरी है, क्योंकि कोई भी तारीख बिना साल के पूरी नहीं हो सकती भाई। खाली 25 अगस्त मतलब उसका ईयर बाकी है, और जब तक ईयर नहीं रहेगा वो पूरा नहीं माना जाएगा। जैसे किसी भी स्टूडेंट से या किसी व्यक्ति से पूछा जाता है अपना डेटा ऑफ बर्थ बताओ, तो क्या बताता है 12/3/2004,
या 10/5/1998 ऐसे बताता है, जबकि उससे क्या पूछा जाता है, केवल डेट ऑफ बर्थ यानी केवल जन्म की तारीख पूछी जाती है, उससे साल नहीं पूछा जाता, ठीक। लेकिन वो क्या बताता है, तारीख के साथ महीना और साल, ये पूरा बताता है, क्योंकि बिना उसके पूरा हो ही नहीं सकता, खाली डेट कभी पूरी नहीं हो सकती, डेट के साथ साथ मंथ का होना जरूरी है और मंथ के साथ साथ ईयर का होना जरूरी है, बिना उसके वो डेटा वो कंप्लीट नहीं होगा, और जब कंप्लीट नहीं हो तो क्या कहेंगे, उसे डेटा कहेंगे, ठीक। अगला एक और एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है मोहन। मोहन क्या है, अब देखे तो आप लोग लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मोहन किसी का नाम है, लेकिन यहाँ ये आइडेंटिफाई नहीं है कि नाम, मोहन जो नाम है वो किसका है। आजकल के वर्तमान परिवेश में हम लोग जैसे अपने घर में पेट्स रखते हैं, तो पेट्स के लोग नाम रखते हैं, जैसे आजकल तो गांव देहात में आप जाएंगे तो जो भैंस के बच्चे होते हैं, गाय के बछड़े होते हैं, उनको भी लोग अपना मुलायम, मोहन, मायावती, अलग अलग लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि मोहन जो नाम है वो किसका है, किसी ह्यूमन बीइंग का है या किसी एनिमल का है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कंफर्म हो गया कि नहीं ह्यूमन बीइंग का नाम है, ठीक है, तो नाम के आगे टाइटल का होना जरूरी है, जब तक उसको टोटली आइडेंटिफाई नहीं करने के लिए फर्स्ट टाइम। अब देखिए, अगर ऐसे आइडेंटिफाई करने की बात होगी तो भाई ये होगा भाई कि जो व्यक्ति है, इसका पापा का नाम क्या है, इसका गांव कहाँ है, इसका, ये सारी बातें होगी, लेकिन बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये होगा कि भाई इस व्यक्ति का टाइटल क्या है, ठीक है। जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछेगा तो अपना नाम आप बताएंगे तो तुरंत कहेगा कि उसका नाम, मतलब भाई अगर आप कहेंगे आपका नाम क्या है, बोलोगे मोहन, तो बोलेगा मोहन क्या, यानी नाम क्या है, टाइटल का होना जरूरी है। अब टाइटल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब दोबारा नहीं सवाल आएगा कि भाई ठीक है भाई नाम है, फलाना नाम है, फलाना टाइटल है, यानी एक तरह से वो कंप्लीट हो गया, ठीक। फिलहाल ये क्या होगा, डेटा होगा। रोहन सिंह, ये किसी का नाम है, ठीक। रोहन किसी का नाम है और सिंह उसका टाइटल है, यानी यहां पर ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, यानी एक तरह से डिटेल दे दी गई कि भाई फलाना व्यक्ति का नाम है, उसका टाइटल सिंह है। अब इस पर बाद में सवाल आएगा कि सिंह आजकल कई लोग लिखते हैं, है ना, कोई जैसे ठाकुर लोग भी सिंह लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मौर्य लोग भी सिंह लिखते हैं, यादव लोग भी सिंह लिखते हैं, और भी कास्ट के लोग सिंह लिखते हैं। तो हम मैं सिंह से ये क्लियर यहाँ नहीं हो रहा है कि सिंह मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली बात हो रही है यहाँ पर रोहन सिंह, यानी फिलहाल नाम से स्पष्ट है कि नाम किसी व्यक्ति का नाम है और उसका टाइटल सिंह है, ठीक। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, मार्च 2003। ये भी आपके लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये तारीख पूरी है। 12 मार्च अब दोबारा आएगा जरूर, लेकिन 2003 के साथ नहीं आएगा, यानी 2003 के साथ ये क्या है, ये पूरा है, यानी कह सकते हैं कि 12 मार्च 2003 एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब, यानी इनपुट और आउटपुट का मतलब, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको हम समझा सकें कि क्या डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। ऐसे करके तमाम रेलवे एग्जाम में देता है, इस तरह की कोई वैल्यू दे देगा, पूछेगा इससे आप क्या समझते हैं, ये डेटा है कि इंफॉर्मेशन है। मैंने कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये डेटा है और ये इंफॉर्मेशन, और डिफिनीशन भी आपको बता दी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो, देखने के बाद समझिएगा कि कैसे समझाया गया है कि डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और हमें कमेंट में करते रहिएगा, ठीक है। बस आज के लिए धन्यवाद।